शशि थरूर साहब जी जी इन्होंने पूछा था संसद के अंदर कि FIIs FDIs हमारे यहाँ से जा रहे हैं, FPIs हमारे यहाँ से जा रहे हैं। तो निर्मला जी हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो कहती हैं कि वो आए या जाए, दे कैन कम और गो। हमारे अपने इन्वेस्टर्स इतने हैं कि हमें उनकी चिंता नहीं है। इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात क्या हो सकती है? आप इसके लिए मुझे सजा दे सकते हैं? क्या हो सकती है? नहीं आप नहीं, मैं जो देते हैं सजा उनको कह रहा हूं। कहना था कि अल्टीमेटली आप उनको इस जिस भी योग्यता पे आके इस सरकार के लिए शोभा बढ़ाने के लिए हाँ, अंग्रेजी में बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, वो तो है ही कम से कम। तो ये है आपका, तो ये क्या है, ये सब कर क्या रहे हैं आप? इससे पहले एक यूनिवर्सिटी की खबर आई थी, 4 करोड़ की ग्रांट ली गई थी, क्या नाम, गाय के मूत्र से कैंसर का इलाज करने की खोज करने के लिए। और क्या हुआ था उसमें? 1 करोड़ 70 लाख इधर उधर घूमने पे खर्च किया कथित वैज्ञानिकों ने, और 1 करोड़ 80-85 लाख का गोबर और मूत्र का बिल बनाया था खरीदने का। और क्या रिसर्च करना, और फिर पैसे खत्म हो गए। सरकार सीरियस नहीं है तो वैज्ञानिक कहाँ सीरियस होगा? नहीं, सब ऐसे ही सीरियस। IIT से आप रिसर्च करवाएंगे गोमूत्र और गोबर पे, और सबको गोमूत्र गोबर पे और ढंग का रिसर्च कीजिए तो चवन्नी का फंड नहीं मिलेगा, तो कोई क्या करेगा? नतीजा ये हुआ कि अब आपका जो इकोनॉमिक सलाहकार है वो कह रहा है कि भाई AI दौड़ में हम पिछड़ गए हैं, अब प्लम्बिंग वगैरह सीख लो जिससे तुम्हें इजराइल में और रूस में और गल्फ में काम दिलवाएं। बिल्कुल, ऊंट चराओ वहां जाके तुम। ये नीति आपकी पहुंच गई है। ये सरकार के सबसे बड़े जो सलाहकार हैं, यही सलाहकार, प्रधानमंत्री के वही सलाहकार है, और ये प्रधानमंत्री, इनके 12 साल हो गए, इनका एक सलाहकार 2 साल 2.5 साल से ज्यादा नहीं टिकता। और आप सोचिए सर कि इजराइल में जब लोग भाग रहे थे, जब यहूदी वहां से निकल के भाग रहे थे, तो आपके चीफ मिनिस्टर सेलिब्रेट कर रहे थे कि इतने लोगों को इजराइल में रोजगार मिला। लोग हमने रोजगार के लिए भेजा। क्या रोजगार कर रहे हो भाई? वहाँ टट्टियां साफ पोछा लगाने और टट्टी साफ करने के लिए आदमी भेज रहे हो, इसको श्रेय बता रहे हो? तो यही है, हम दुनिया का पूरी इकोनॉमी हमारी $140 बिलियन हमारे मजदूर कमा के ला रहे हैं, और हमारा लक्ष्य है, हमारे देश वालों का लक्ष्य $200 बिलियन मजदूरों की कमाई से कमाने का है। और उस पर फिर हम 8,000-9,000 करोड़ का जहाज खरीदेंगे, मोंट ब्लैंक पेन लगाएंगे, 6 बार कपड़े बदलेंगे, और किसी एक विदेशी को पकड़ के वो लेके, और कैमरामैन अपने ले आके, और NI से वो जिसमें टेलीप्रॉम्प्टर हटा के फोटो लगा के भारतीय जनमानस में जारी कर देंगे। दुनिया में हमारा दुनिया में हमारा जलवा चल रहा है और मौका लगेगा। दुनिया में जलवा वाला तो सर टूटा है बहुत बुरी। मैं सोशल मीडिया और लोगों को भी देख रहा हूँ, बहुत बुरी तरह से टूटा। आई एग्री। खासतौर पे ट्रंप ने, और जिस तरह की चीजें लगातार हुई, इसके लिए ट्रंप को साधुवाद। ट्रंप ने बहुत सारे काम बहुत बुरे किए हैं दुनिया के लिहाज से, और पता नहीं किसके लिहाज से। एक काम उसने बहुत अच्छा किया है कि उसने इस तरह के जितने नक्कालों से सावधान वाले मामले थे, वो सबको जो जैसा था वैसा उसने ट्रीटमेंट दिया है। उसमें उसने कोताही नहीं करता। जो ताकतवर थे उन्होंने पीटा है पलट के, मेलोनी ने पकड़ के पीटा, ईरान तो रोज पीट रहा है। जिसमें है स्पेन वाला देखिए क्या खड़ा हुआ है, बिल्कुल। और कोलंबिया वाला शायद चुनाव हार गया कल, लेकिन क्या दम था उसमें। बिल्कुल, उसको भी उसी तरह से उठा के ले जा सकते थे जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ले गए। पूरे लैटिन अमेरिका में किसी को उठा सकते हैं, वो कहाँ से इनके, लेकिन वहाँ आधे से ज्यादा देश, लेकिन आधे से ज्यादा वहाँ के राष्ट्रपति और देश जो है सामना करने के लिए खड़े हैं। और नहीं, ईरान ने किया। आपने कहा था कि चाइना बड़ी कमाल ही कर दिया। ईरान के सामने ईरान ने तो मतलब कई $मिलियन उसके 1 लीरा की वैल्यू थी, और देखिए जो किया उसने। ईरान ने तो खैर कमाल ही। ट्रम्प से पर्शियन में डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया, पर्शियन में करा लिया। इस युद्ध को वहां से ले, हम जब युद्ध शुरू हुआ तो क्या था, ईरान पे सैंक्शन लगे हुए थे, उसके सारे पैसे विदेशी बैंकों में फ्रीज थे। उसको जो है मतलब उसकी लीडरशिप वगैरह सबको उड़ा देने के और ये सब दादागिरी की बातें थी। और जो गल्फ में ऑयल वगैरह आ रहा था, ये सब प्रेम से आ रहा था, बिल्कुल उसके नाक के नीचे से, और प्रेम से वो अपना बेच रहा था, सिर्फ चीन को बेच रहा था। अब उसका सब खुल गया, उसको पैसे 300 बिलियन देने के लिए वायदा है, थोड़ा बहुत देना शुरू हो गया। और गल्फ में अब वो किसी को भी सैंक्शन हट गए, अब यूरोपियन यूनियन वगैरह उसके सैंक्शन हटाने जा रहा है सब, और उसके आस पड़ोस के जितने देश हैं वो अब उससे रिश्ता बनाने के लिए आतुर हैं
कल सर, कल की बात है, जब ये संडे को रिलीज होगा, लेकिन कल की बात ये है जब हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में उन्होंने कहा है, जो पजेश्कियन गए थे उनके राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है कि जो इलाके के हमारे दोस्त मुल्क हैं, और उसमें नाम किसका ले रहे हैं, सऊदी अरबिया का, पाकिस्तान का, टर्की का, इजिप्ट का, इन कंट्रीज का नाम ले रहे हैं जो बेसिकली इनके दुश्मन मुल्क थे। सब हम सबको हमको पूरी उम्मीद थी कि टर्की इसमें सीधे हमला कर सकता है, और आज सब दोस्त हैं, सब दोस्त हैं। और आप चाबहार पे बात करने जा रहे हैं जहां 20,000 करोड़ खर्च करने के बाद आप वापस निकल गए थे वहां से। हाँ, भाग गए थे। और आपको जो तेल वो देता था, 60 दिन का क्रेडिट देता था, यूको बैंक में पैसे रखता था, और $10-12 का रिबेट देता था, किराया नहीं लेता था, और इंश्योरेंस नहीं लेता उस पैसे था, 5 दिन में आपका तेल आ जाता था, उस पैसे से आपका सामान खरीदा जाता था, इंडिया से सामान खरीद के भेजते थे यूको बैंक से, तो आपका पैसा ही बाहर नहीं गया और तेल आ गया। तो आपने तो डर के मारे ट्रम्प से विड्रॉ कर लिया था उनके सैंक्शन के आगे। तो ये है आपका गेम। अब आप लौट के जाइए, तेल खरीदिए, वो कहेगा कोई छूट नहीं मिलेगी, इतना इंश्योरेंस दो, सवाल खत्म। तो उसका सारा तेल तो चीन खरीदेगा, मदद उसकी चीन ने की है। बिल्कुल। वो जो इजराइल वगैरह पे, पाकिस्तान खरीदेगा, इजराइल वगैरह पे जो सही निशानों पे उसके बम गिरे हैं, बिल्कुल, वो तो जाहिर है बाइडू ने मदद की है, उसको दिखाया है। और अगले साल 27 में बाइडू आ रहा है, तो उसके बाद तो ये जो आपका स्टारलिंक है इसका वाला, इसकी पिटाई होनी है, मस्क वाला जो। हाँ, चूंकि इनके शायद 1800 या 2000 या 2200 सैटेलाइट्स है, उनके 28,000 है। उनका स्केल तो चाइना का कमाल का 28। वो कह रहे हैं कि हम पिन ढूंढ देंगे आपको नीचे से, बताइए। तो वो आदमी वो सर्विस लेगा और सस्ती देंगे। और दूसरी बात है जासूसी नहीं, अरे आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, ये तय। चाइना ने आज तक किसी के ऊपर हमला नहीं किया, नहीं करता। तो यहाँ संस्थाएं तो खत्म हो चुकी हैं, ये कोई बहस का मामला है ही नहीं। क्या अभी बहुत से नेता नहीं मानते थे, ममता बनर्जी हारे बिना कहाँ मान रही थी। तब तो राहुल गांधी पे हंस रहे थे सब, जब वो बेचारा शो कर रहा था कि चुनाव आयोग इस तरह से बेईमानी कर रहा है, तो बनर्जी मजाक उड़ा रहा था। तो सर तुम्हें आता नहीं है, हम बड़े काबिल हैं लड़ने के, जीत के तुम्हें दिखा देंगे। नहीं, हमारे पत्रकार भाई लोग भी कह रहे थे कि भाजपा से लड़ना सिर्फ ममता जी को आता है, ममता जी को आता है, ममता जी को अपनी पार्टी बचाना नहीं आता, तो ममता जी को आता है। ये तो किसी ने सोचा नहीं था, मतलब सच में कल्पना में भी नहीं था कि इस तरह से टूटेगी पार्टी। नहीं, टूटने का तो मुझे नहीं था, हारने का मुझे था। हारने का तो था, हमने बोला था विजय त्रिवेदी के इंटरव्यू में 4 महीने पहले, बल्कि वो हंस रहे थे, मैंने कहा था, और मुझे यही अंदेशा था कि ऐसे ऐसे वो जीतेंगे। बाद में जब चुनाव होने लगा तो हमारे दफ्तर में भी जो लोग वहां से रिपोर्ट कर रहे थे वो सब तृणमूल को विजयी बना रहे थे। नहीं, हमने तो कहा था यहाँ से, अपने चैनल पे साफ कहा था कि बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल कहना आसान था, श्योर, लेकिन इस तरह से वो तो हार कैसे हो जाएंगे सर? श्योर मतलब श्योर आप होते हैं जमीन की रिपोर्ट से, अब जमीन की रिपोर्ट कुछ कह रही है और अंदर कुछ हो रहा है। जमीन पे हम लोगों की समस्या ये हो गई है कि मुझे ये पीपुल्स पल्स वाले रिपोर्ट कर रहे थे जो कि फील्ड में थे, उसमें एक बच्चा हमारे यहाँ का भी था और एक अच्छे पत्रकार है, लेकिन अब चूंकि मोदी जी के ज़माने में जो सबसे ख़तरनाक बात ये हुई है कि लोग कट्टरता से साइड उन्होंने ले ली है। तो आपको देखेंगे दूसरे वाले बोलेंगे ही नहीं, तो आप ही वाले आएंगे। एक जो हिस्सा है जो अब मोदी जी को हराना चाहता है, मतलब वो नापसंद करता है उनकी नीतियों से खिलाफ, तो वो फील्ड में उसी तरह की चीज़ें ही कलेक्ट करता है जिससे वो जो उसका विचार है वो स्थापित हो जाए। और उसके साथ आ रही दूसरी सूचनाएं जो उसके विचार को खंडित करती हैं उसको मिनिक्यूल करता है। तो पीपुल्स पल्स के लिए काम करने वाले 2 लोगों में एक मुझे बता रहा है कि साहब एक चेंज मैं देख रहा हूँ कि बंगाल इन प्रतीकों का जो उत्तर भारतीय धार्मिक प्रतीक है उतना इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ गांव-गांव में शिव जी की मूर्ति स्थापित है, छोटी ही सही, और वहाँ कुछ लोग फूल चढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वहाँ जो चेंजेस इन्होंने किए धीरे धीरे, जैसे ये जो रामनवमी मनाने लगे और उसमें कई जगह दंगे कराने में वो सफल हुए, तो वो धीरे धीरे। रामनवमी का बड़ा मजेदार है, आप भी यूपी से हैं, मैं भी यूपी से हूँ, राम मंदिर यूपी में है। कभी रामनवमी का हमने जुलूस बचपन में देखा ही नहीं, ये बहुत सटल सा त्योहार घरों में मनने वाला होता था। ये तो नवमी का व्रत करते थे, ये सब काम जो आरएसएस करता है और जिसको जो दिखाई नहीं देता, धीरे धीरे उन चीज़ों को उसने समाज की संस्कृति में पहनवा लिया हमसे, जो हमारी थी नहीं, हमारी या जिनकी नहीं थी उनके यहाँ ये वाला पहनवा दिया, और पूरा बंगाल का एक बड़ा हिस्सा उसने सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकृत कर लिया। वो जो आप कह रहे हैं ना, ये ना देखने और देखने वाला, ये मैं तो कभी पत्रकार रहा नहीं, मैंने महसूस किया यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में। आउटलुक से एक मेरे पास फ़ोन आया कि अशोक जी आप अगर जा रहे हैं अपने इलाके में तो थोड़ा हमको हमारे लिए एक रिपोर्ट लिख दीजिए। तो मैंने कहा चलो पत्रकारिता कर लेते हैं, बुढ़ापे में क्या बुराई है। तो मैं निकला, ईस्टर्न यूपी में गाँव घर सब गया,
और जो मैंने देखा वो मैंने लिखा। और मैंने कहा भाई यहाँ तो मतलब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे वो क्या नाम है, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, ये तो कहीं है ही नहीं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और लगभग क्लीन स्वीप जैसा मामला है। कांग्रेस के नेताओं को भी कुछ मैंने कहा कि जो 2-3 सीटें आपको लग रही हैं वो कहीं कुछ हो नहीं रहा है, वो ऊपर ऊपर है। आप मतलब नहीं मानेंगे, लोगों ने कहा बिक गए। हाँ, सबसे सरल यही होता है, तुरंत आप पे लेबल आता बिक गए या ऐसे लोगों ने कहा जिनसे 20 साल के रिश्ते थे। हाँ? कि तुमको भी दे दिया क्या योगी जी ने कुछ। अब आप बताइए कि जो मेरी आंख से दिखाई दे रहा है, मैं अपने ननिहाल में जा रहा हूँ और वहां किसी को पता नहीं है, महिलाओं को नहीं पता है कि लड़की लड़ सकती हूँ, कोई नारा है, और मैं वो बता दूं तो बिक गया, ये तो क्या कोई पत्रकारिता करेगा। बाद में 3% आया, बाद में 3% आया, था ही नहीं वो कहीं। और उसमें ऐसा करप्शन हुआ था कि ना पेन पहुंची थी ना कागज पहुंचा था, किसी गांव में साफ दिखाई दे रहा था। खैर, अगले चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप सबके बावजूद, और ये सवाल मुझे विपक्ष फिर क्यों लड़ रहा है? मुझे नहीं लगता विपक्ष जीत पाएगा। क्यों लड़ रहा है विपक्ष फिर? अब तो उसे अभी गलतफहमियां है, वो अपना कर ले पूरी। मुझे लग रहा है वो उस तरह का चुनाव होगा जैसे उनके आजम खान के क्षेत्र में हुआ था, रामपुर वाला, और अब बाई इलेक्शंस में हो रहा है जैसा, पूरा इलेक्शन लगभग वैसा होगा। जो बाकी जो चुनाव आयुक्त हैं वो अपनी योग्यता के अनुसार जो करना चाहिए वो सब करेंगे। जो प्रशासनिक अधिकारी जहाँ जहाँ होंगे 10-15 हज़ार वोट का तो वैसे ही कोहनी मार के जिता देंगे। विधानसभा में इतना बहुत होता है। वो सब कुछ हो जाएगा पूरी तरह से, डकैती डाल, SDM, DM, CDO, BDO सबको, थानेदार सबको चुनाव जिताने पे लगा लेंगे वो, जैसे वो जिला पंचायत वगैरह का होता है। और इनकी शिकायतें होंगी, शिकायतों कोई सुनेगा नहीं, कोर्ट भी नहीं सुनेगी, कहेगी चुनाव हो जाने दो, फिर पिटीशन डालना, फिर आ जाना, चलेगा। क्या फर्क पड़ता है, 26 लाख वोट, 27 लाख लोग वोट अगली बार दे देना, अगली बार दे देंगे, इस बार नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा। तो ऐसे आदेश आ जाएंगे और आप हार जाएंगे। तो मतलब इसको थोड़ा थियोरेटिकल लेवल पे मैं देख रहा हूँ कि अगर लोकतांत्रिक आकांक्षाएं ऐसे ही दबाई जाती रहेंगी, जनता को तो पता होगा आखिरी चुनाव है, ये तो खुद अखिलेश कह रहे हैं, उनका चुनाव है, इसलिए अब ममता से नहीं सीखेंगे, हरियाणा से नहीं सीखेंगे, वहाँ से नहीं, उनका भी हो जाए तब मानेंगे कि हाँ गलत हो रहा है 2023 से। तो इस तरह की सोच है आपकी, तो खत्म है आपका मामला। जो मैं कह रहा था कि जिस तरह से लोकतांत्रिक आकांक्षाएं दबाई जाएंगी, तो एक क्लास तो है ना जिसको ये दिखाई देगा कि ये आदमी नहीं जीतना चाहिए था, जीता है, तो ठीक है, गरीबी इतनी है, आदमी नहीं बोल रहा है। देखिए, धर्म की घुट्टी जो है बहुत खतरनाक होती है। हमने पड़ोस में देखा था, जिया उल हक साहब जो मन में आता था सो करते थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम की शुद्धता का आंदोलन चलाया, अहमदियों को मारा, शियाओं को मारा, सूफियों को मारा, और लोगों को, औरतों को मारा, और लोगों ने उसको पसंद किया। तो उनका एक्सीडेंट ना होता तो अभी 20-20 साल और रहते। एक्सीडेंट भी हुआ कि क्या हुआ वो भी एक कहानी है ही, है सब तो है ही है। तो हमारे यहाँ भी जो जहर अब फैल चुका है, एक बहुत बड़ी आबादी, जो राम मंदिर में हो रहा है, या जो आसाराम है, जो ये राम रहीम है, इसको रोज पैरोल यही सरकार तो देती है। क्या मुकदमा है उस पर? उसको अरेस्ट किया गया था तो 15-16 आदमी मरे थे, इतना हंगामा उसने कराया था। कत्ल का मुकदमा, उसमें सजा, रेप का मुकदमा, सजा, 300 लोगों को नपुंसक बनाया था, उसका मामला भी चल रहा है। ऐसे आदमी को रोज पैरोल हर महीने 2 महीने पे मिल जाती है। वो अब जीपों के काफिले से, वो फॉर्च्यूनर के काफिले से निकलता है, यूपी जाता है, हरियाणा जाता है, पंजाब जाता है, और जो जेल में भी उसको कौन सी असुविधा हो सकती है। तो ये समाज ये सब चीजें गल्प कर रहा है ना। हर महीने आता है कि फलाने बाबा ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, और सब चरित्रहीनता में ही आते हैं। अब जो उसने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो जो वहाँ डासना वाले त्यागी जी हैं, जो रोज इनके बारे में, चंपत राय जी के बारे में, वो इसी तरह की बात है। कुछ भविष्य देख रहे हैं? राहुल गांधी रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग जिस पीढ़ी से हैं, रेजिस्टेंस सुनते हैं तो बिल्कुल दूसरी चीज़ समझ में आती है, इसीलिए मैं उस पर कुछ बोला नहीं। मुझे लगता है कि जेलें भरेंगी आने वाले दिनों में, टूटेंगी भी। तोड़ने के लिए लोग खड़े हो भी सकते, क्यों नहीं। इस देश ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, हर तरह से लड़ी है। आज़ादी की लड़ाई गांधी के तरीके से भी लड़ी है, भगत सिंह का भी तरीका था, सुभाष जी भी थे, लोग लड़ते हैं। बिल्कुल। इस देश के अभी मजदूर यहाँ पीटे गए नोएडा में, लेकिन लड़ने निकले ना, वो 12,000 रुपए पे काम करने को तैयार नहीं थे। लेकिन देखिए उसमें 6,000 लोग मारे गए, पीटे गए, और उत्तर प्रदेश में कथित विपक्षी दल है, कोई उनके लिए खड़ा नहीं हुआ, वकील नहीं खड़ा किया, उठा के गिरफ्तार कर लिया गया, यूएपीए लगा, बहुत मारे गए, बहुत सारे यूएपीए लगा, गरीब लोग हैं, बच्चे उनके रो रहे हैं, रो हो रहा है। 17,000 18,000 लोगों को यूपी में टांग में गोली मार दी गई।
1000 से ज़्यादा लोगों को जिंदा मार दिया गया एनकाउंटर में। पुष्पेंद्र यादव का केस जो है बुंदेलखंड का, वो कितना भयानक है। उसका भाई सीआरपीएफ में, कोई क्रिमिनल केस नहीं, एक थानेदार से किसी जगह पे ऐसी थोड़ी तू मैं हो गई, ले गए उसको मार दिया जान से। उसकी गम में उसकी मदर की डेथ हो गई शायद महीने भर में। उसकी बीवी ने वो लड़ाई लड़ी, लड़ते लड़ते वो भी कोर्ट रोड गई, नहीं कुछ हो पाया, वो भी मर गई। पूरा परिवार मर चुका है वही सीआरपीएफ के भाई को छोड़ के। अभी हम दीपक तिवारी पे लड़ रहे हैं। ये सब मुझे इसलिए कोफ्त होती कि ये हम, पुष्पेंद्र यादव था तो हम उस पर बोले ही नहीं। इतना अत्याचार हुआ है, एकदम बेगुनाह को मार दिया और उसका पूरा परिवार मर गया इस न्याय पाने की आशा में, और वो हमारे लिए बड़ी खबर नहीं बनी। हम ऐसे दौर में हैं, बहुत खराब दौर है।